तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 7 जून सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज के जो प्रश्न हैं वो हमें भेजे हैं साकेत यादव जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, जो इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। इसके अलावा आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। यह आपसे निवेदन है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हर एक एग्जाम का एनालिसिस हम लास्ट तक आपका करवाने वाले हैं। इसके बाद में वन रक्षा के 5000 अन्य नए पद आ रहे हैं, उनका भी एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे। एमपी पुलिस का भी एग्जाम एनालिसिस हम करवाएंगे। एमपी ग्रुप 4 का भी एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस साइंस की बात करेंगे, फिर हिंदी, फिर उसके बाद मैथ और फिर उसके बाद में इंग्लिश पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न काफी सरल था। प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आज जो है 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर रिपीटेड देखे गए हैं, यानी जो 25 मई को प्रश्न पूछे गए थे वो आज यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बताएंगे कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए। देखिए, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संवैधानिक नियुक्ति 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद में 13 मई 1952 को उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। ठीक है, और अब यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्न बन सकते हैं आगे आपके एग्जाम में, वो भी देख लीजिए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, याद रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कुछ इसी तरह से आपका पैटर्न चल रहा था पटवारी में। जब राष्ट्रपति का प्रश्न पूछा था, उसके बाद में आपका महिला राष्ट्रपति का पूछा, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री पूछा, फिर उसके बाद में महिला प्रधानमंत्री पूछा। तो ये प्रश्न आगे आपके रिपीट होने वाले हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लगातार एग्जाम एनालिसिस हर शिफ्ट का कराते रहते हैं तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से भी पड़ जाता है। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई। सही आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई। ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 25 मई से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस साइंस में, उनको एक साथ कंपाइल करके हमने वीडियो बना दी है। वो वीडियो आप जरूर देख करके आना, सर्च कर लेना ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो के अंत में यहीं पर हम उस वीडियो को टैग कर देंगे। जैसे ही वीडियो खत्म होगा, इस वीडियो के खत्म होते ही आपको यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब तक 79 प्रश्न वहाँ से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, और आज लास्ट में आपको हम एक और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक देने वाले हैं, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको हम लास्ट में बताएंगे कि कौन सा वो टेलीग्राम चैनल है। तो भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यह आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है, यह आपसे पूछा गया था। सही आंसर है 1350, कहीं कहीं पर आपको 1352 भी दिया रहेगा। तो 1350 1352 में से जो भी ऑप्शन दिया गया है वो सही है। ठीक है, चलिए धूपगढ़ की बात करते हैं। धूपगढ़ होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, यह सतपुड़ा पर्वतमाला में महादेव पहाड़ियों का हिस्सा। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस पहाड़ियों में आती है, तो महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है और सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत यह आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है, तो अब तक कुल 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एमपी जीके के काफी सारे प्रश्न आज आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए, तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है, तो देख लीजिए। पहली बार 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक लगा था। उसके बाद दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक लगा था। तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक लगा था। ये एग्जैक्ट डेट भी आपसे आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको आप जरूर याद करके जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को राइट टू ईट का प्रमाणन से इसको जो है दिया गया है, प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, राइट टू ईट। आइए देख लेते हैं। सही आंसर है वाराणसी कैंट, करंट अफेयर का यह प्रश्न है। तो भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए
5 स्टार रेटिंग के साथ साथ ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया है। यह करंट अफेयर का प्रश्न है। फरवरी में शायद ये प्रश्न फरवरी का है, फरवरी में जो है ये प्रश्न बना था। ठीक है, तो जनवरी फरवरी का करंट अफेयर अपलोड कर चुके हैं और आज सुबह हमने मार्च का भी करंट अफेयर अपलोड कर दिया है। कल सुबह आपको एंटोनिम सिनोनिम्स की वीडियो मिल जाएगी और या फिर आपका मार्च अप्रैल की करंट अफेयर की वीडियो कल सुबह सुबह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला देखिए, गीता गोपीनाथ जिस संगठन में मुख्य अर्थशास्त्री हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गीता गोपीनाथ किस संगठन में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो वो IMF में है। ठीक है, IMF में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद पूछा अगर IMF में है तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था, तो सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा वॉशिंगटन DC। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देखते हैं। देखिए, तो IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में IMF संस्थान प्रशिक्षण संस्थान जो है स्थित है। ठीक है, IMF की वर्तमान महानिदेशक आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वर्तमान महानिदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, ये प्रश्न पूछा गया है। IMF की उप प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को जो है प्रमोशन करते हुए इनको उप प्रबंधन निदेशक बना दिया गया है। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, एक बार आपके इसी वनरक्षक के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं वो ऑल शिफ्ट 29 जो आपका 25 मई वाली वीडियो है उसको जरूर देख लेना। ठीक है ना, वहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सही आंसर आपका 9 हो जाएगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। चलिए फ्लोरीन के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के सप्त समूह यानी कि 17वें समूह में आता है। 17वें समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण वर्धमान है। वह परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 18.99 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। और खोज करता है कौन? तो हेनरी माइसन जो है वो इसके खोज करता है। ये फ्लोरीन के बारे में सारी जानकारी हो गई। 17वें समूह को क्या करते हैं? तो क्या कहते हैं? तो हैलोजन समूह कहते हैं 17वें समूह को। यह भी आपको याद रखना है, पहले फॉरेस्ट गार्ड में पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था, इनमें से कौन सी बहिस्त्रावी ग्रंथि है? अब ऑप्शन तो हमको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये पक्का है कि अगर बहिस्त्रावी ग्रंथि से पूछा जाता है तो यकृत के बारे में ही पूछा जाता है। देखिए, यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी देख लेते हैं। एक वयस्क मानव में लगभग 1.5 से 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक वजन की यकृत जो है वो शरीर में पाया जाता है। बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ और कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। अगर यकृत ऑप्शन नहीं होगा तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा। कौन सा? तो देखिए, श्वेत ग्रंथियाँ हो गई, लाल ग्रंथियाँ हो गई, स्तन ग्रंथियाँ और पाचन तंत्र, ये सारी जो ग्रंथियाँ हैं वो आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन किया गया। अब इसमें 2-3 बार परिवर्तन किया गया है। एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास नहीं भेजे गए, लेकिन हम आपको सारी जानकारी दे देंगे कब कब इसमें परिवर्तन किया है। तो 31वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। देखिए, तो देखिए 1973 में 31वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या को 500 से बढ़ा करके 525 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 104वें संविधान संशोधन अभी हाल ही में किया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 84वें संविधान संशोधन। तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 1971 की जनगणना के अनुसार अब तक जो भी सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के अनुसार चल रही हैं। तो इसमें बोल दिया गया था कि 1971 की जनगणना के अनुसार ये सीटों का आवंटन कब तक रहेगा? 2026 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। 2026 में इसमें फिर से परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो अभी तक आपको पता है, यूनेस्को वाली वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, देख लेना। ठीक है, या सर्च करना यूनेस्को बाई सक्सेस जंक्शन, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है और यूनेस्को का हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब तक 3 ऐसी जो स्थान हैं जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं जो मध्य प्रदेश से हैं। कौन कौन से वो स्थान है आइए देख लेते हैं। तो यूनेस्को में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं। कौन कौन से? तो खजुराहो के मंदिर पहले नंबर पर, खजुराहो का मंदिर है, फिर भीमबेटका, फिर सांची का स्तूप है। अब ये कब कब शामिल किया गया, क्या क्या इनकी विशेष जानकारी है, ये आपको यूनेस्को वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रश्न कल भी पूछा गया था, हो सकता है आज भी पूछ लिया गया हो। ओरछा और ग्वालियर को 2020 में यूनेस्को की शहरी सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो अर्बन शहरी सूची में यूनेस्को में किसको शामिल किया गया है? तो ओरछा और ग्वालियर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है? अब इसका भी ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन बता रहे थे कि ग्वाइटर दिया हुआ था, ट्यूबरोक्लोसिस दिया हुआ था। तो ट्यूबरोक्लोसिस तो आपकी जीवाणु से ही होती है, बैक्टीरिया से ही होती है। तो घेंगा जो है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। देखिए, तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों में कौन कौन से हैं? तो देखिए, बैक्टीरियल मोनिंजाइटिस है, निमोनिया है, टीबी है, कोलरा है, स्ट्रेप थ्रोट है, फूड पॉइजनिंग है। ये सारी की सारी जो है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग हैं।
तो इनमें से ही कोई भी एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। आगे भी आपसे इनमें से ही प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये अपने माइंड में आपको सेट करके चलना है, ठीक है। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिंदी की। तो देखिए हिंदी में 2 प्रश्न आपके पर्यायवाची के पूछे गए हैं। देखिए हिंदी के प्रश्न लोगों को याद नहीं रहते हैं तो लोग नहीं भेजते हैं। अगर हमारे पास में एज इट इज प्रश्न आ जाते हैं तो उतने ही प्रश्नों को हम एज इट इज आपको भी बता देते हैं, ठीक है। लोग यहाँ पर टॉपिक बता देते हैं, टॉपिक लिख करके भेज देते हैं, तो टॉपिक ही हम भी आपको बता देते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपका कारक से आया हुआ था, ठीक है। मुहावरे से सबसे ज्यादा प्रश्न मुहावरे और लोकोक्ति से आ रहे हैं। 3 से 4 प्रश्न मुहावरे के और 2 प्रश्न लोकोक्ति, लगभग 6 प्रश्न मिलकर के मुहावरे और लोकोक्ति के आए हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपका छंद का है, एक प्रश्न आपका अलंकार से पूछा गया है। आज एक प्रश्न आपका संधि से भी पूछा गया था, सुबह की शिफ्ट में नहीं पूछा था, इस शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। उसके बाद वर्णमाला से भी एक स्वर वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था। तत्सम तद्भव का एक प्रश्न और 2 प्रश्न आपके शब्द युग्म के भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो सुबह वाली एग्जाम का एनालिसिस भी जरूर देख लेना, वहां पर भी 2 लोगों ने हमारे पास में काफी अच्छे प्रश्न भेज दिए थे, काफी सारे प्रश्न। आज सुबह भी हमने एग्जाम एनालिसिस करवा दिया है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं भाई। इंग्लिश में सबसे ज्यादा एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। 3 एंटोनिम्स पूछे हैं। सुबह तो पूरे एंटोनिम्स हमको मिल भी गए थे, सिनोनिम्स के प्रश्न ही मिल गए थे सुबह, तो सुबह वाली शिफ्ट में हमने तीनों सिनोनिम्स के प्रश्न बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 3 प्रश्न आपके सिनोनिम्स के, एक्टिव पैसिव से 2 प्रश्न, नरेशन से 2 प्रश्न, पीक्यूआरएस से 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। आज 2 प्रश्न आपके प्रीपोजिशन के भी देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में, और एरर फाइंडिंग के भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। बाकी इन तीनों के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक्टिव पैसिव, नरेशन और पीक्यूआरएस। कोई भी आप टॉपिक डालना और सर्च कर लेना, एक्टिव पैसिव बाई सक्सेस जंक्शन, नरेशन बाई सक्सेस जंक्शन, पीक्यूआरएस बाई सक्सेस जंक्शन, वो तीनों वीडियो आप देख करके जाना। आराम से आप इंग्लिश में 20 में से बड़े आराम से आप 15-16 नंबर लेकर के आ जाएंगे। वो तीनों ट्रिक वाली वीडियो आपको देख करके जाना है। पीक्यूआरएस पे लगभग 72,000 व्यूज अब तक आ चुके हैं उस पर, ठीक है ना, तो वो आपको देख करके जाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में क्या क्या प्रश्न आए हैं आज? तो मैथ में आपके सिक्कों से संबंधित एक प्रश्न आया, 20 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के थे, ठीक है। कुछ आपको जो है अमाउंट दिया हुआ था, उससे संबंधित पूछा गया था, इनमें सिक्कों की संख्या कितनी है। सीआई और एसआई से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस से सबसे ज्यादा प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस से देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न आए थे, लेकिन काफी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी सिंप्लीफिकेशन में पूछी गई थी, पॉइंट में आपकी कैलकुलेशन पूछी जा रही थी। एक प्रश्न आपका आयु से संबंधित पूछा गया था, एक प्रश्न आपका रेशियो से था, नाव और धारा से एक प्रश्न थे, और परसेंटेज के 2 से 3 प्रश्न थे, लेकिन वेरी लेंदी, यानी कि कठिन वाली जो है कैलकुलेशन आपकी परसेंटेज में पूछी जा रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि टॉप 5 स्कोर हमको क्या क्या देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में। सुबह वाली शिफ्ट में ही बताया था, इस शिफ्ट की बात करते हैं। इस शिफ्ट में थोड़ा सा कम यहाँ पर स्कोर गया है, कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि पेपर थोड़ा सा कठिन है। तो 68, 67, 65, 62 और 59, ये टॉप 5 स्कोर आज हमको देखने को मिले हैं आज की सेकंड शिफ्ट के दौरान, ठीक है। चलिए अब जहाँ पर हम बात कर रहे थे आपको टेलीग्राम चैनल की, तो सक्सेस जंक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ 24 घंटे बाद मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जो लोग यहाँ पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन लाइव, तो ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है किरण की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके अलावा आर एस अग्रवाल की किताब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपका फॉर्मूला बुक, आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक है, वो आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश की काफ़ी किताबें आपको फ्री मिल जाएंगी। एसएससी सीजीएल रैंक 1, उसके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के हमको नोट्स मिल गए हैं, तो सारे नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो वो जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। लगातार हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस इसी डिटेल के साथ में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो शाम वाली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस और भी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे मतलब कि जान पहचान के 2-3 लोग एग्जाम देने गए हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको ये याद रखना कि अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।